नमस्कार। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे आप सभी साथियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं आलोक कौशिक आज आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ यूपी टेट का उच्च प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट का 2017 का पेपर। साथियों, आज हम इस पेपर को एक साथ सॉल्व करेंगे। चलिए तो आप इसको शुरू करते हैं। साथियों, इसको मॉडल पेपर को या प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने के पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि जो लोग अभी तैयारी नई शुरू की हैं या जो तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हैं, उनको ये आइडिया लग जाए कि उन्हें ये समझ में आ जाए कि पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और किस टाइप के आते हैं, तो उससे उनको तैयारी को अपनी पॉलिश करने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए साथियों, शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। साथियों, आप सबको पहले से भी पता होगा, ये पार्ट 21A में है, अनुच्छेद 21A में RTE है, राइट टू एजुकेशन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो क्रेस्मर मनोवैज्ञानिक जो थे, इन्होंने पर्सनालिटी के आधार पर लोगों को, व्यक्ति को वर्गीकृत किया था, मोटा, दुबला, पतला, लंबाई, इन सब चीज़ों पे। तो इसका सही ऑप्शन है साथियों ये सभी, क्योंकि इसमें कृशकाय, दुर्बल, सुडोलकाय, गोलकाय, ये सारे जो थे इन सारे में उन्होंने व्यक्ति को वर्गीकृत किया था। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ये सभी। अब अगला क्वेश्चन है साथियों, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, मूल्य। तो साथियों, इस टीईटी जो है आपका वो होता है एक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अभिक्षमता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। संघनन यानी कि कंसोलिडेशन, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो आपको सवाल से ही समझ में आ जाएगा कि ये स्मृति की यानी कि मेमोरी की व्याख्या करेगा। जब आप जो भी पढ़ते हैं उसको संघनित कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि वो आपकी मेमोरी में चला जाएगा। बढ़ते साथियों अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर पे, निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तिनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव, ऐसी चीज़ें या जो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, पर्सन टू पर्सन वेरी करें, अलग अलग हों, हर व्यक्ति के लिए अलग हों। तो साथियों, इसका आपको जब सारे उसके ऑप्शन पढ़ेंगे, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। बहिर्दर्शन यानी कि बाहर से देखकर किसी चीज़ का निरीक्षण करना, अवलोकन तो निरीक्षण होता ही है, प्रयोगीकरण यानी कि एक्सपेरिमेंट, ये भी आप बाहर से किसी और चीज़ पे करेंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 5वें का ए होगा, अंतर्दर्शन यानी कि इंट्रोस्पेक्शन। तो जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है स्वयं द्वारा स्वयं का निरीक्षण। जब आप खुद से खुद का इवैल्यूएशन करेंगे उसे बोलते हैं अंतर्दर्शन। तो ये हर पर्सन का अलग अलग होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 6वां, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो साथियों, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, जो दूसरे के व्यवहार का अवलोकन व और अनुसरण करके उसके सीखने पर बल देता है कि हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे का उसका बिहेवियर देखते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, उससे हम उसका ऑब्ज़र्व करते हैं और जो हम सीख सकते हैं उससे वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो 6ठे का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। तो साथियों, अधिगम वक्र यानी कि कितने समय में कितना सीखा, जब हम इसको ग्राफ पे दिखाएंगे तब वहाँ पे हम इसको अधिगम वक्र तब बनेगा जब हम सीखने का पॉइंट तो हमारा सेम रहेगा कि हम एक पॉइंट तक सीख लिए, उसके बाद हम लगातार चाहे कितने भी समय तक प्रैक्टिस करें, कितने भी समय तक तैयारी करें, अगर हम उससे ज़्यादा हमारे सीखने की क्षमता में वृद्धि नहीं हुई, जो हमने सीखा वो नहीं बढ़ा, तो वहाँ पे बन जाएगा अधिगम वक्र। अधिगम वक्र में पठार बन जाएगा, यानी कि वो समय के पैरेलल हो जाएगी ग्राफ लाइन पे। कुछ इस तरह से अगर ये आप इस पे ग्राफ बनाएं, यहाँ पे आप रख दें सीखना और यहाँ पे हो जाएगा आपका समय। तो जब आप
सीखने के साथ साथ जब आप समय से सीखते रहते हैं तो आपका ग्राफ कुछ यूँ जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद अगर आपके सीखने में स्थिरता आ जाती है, सीखने में कुछ बढ़ता नहीं है, सिर्फ समय बढ़ता रहता है, तो ये बन जाएगा पठार। इसको कहते हैं अधिगम वक्र में पठार बनना। तो ये साथियों तभी होगा जब आप, ये इसका एक कारण हो सकता है थकान के कारण, हो सकता है थकान, जब आपके मानसिक रूप से थक गए हो या शारीरिक रूप से थक गए हो तो आप आगे कुछ सीख नहीं पा रहे हो, सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी परिपक्वता के कारण नहीं हो सकता, प्रेरणा के कारण आपके सीखने में वृद्धि होगी, अभिरुचि के कारण भी सीखने में वृद्धि होगी, सिर्फ थकान के कारण सीखने की प्रक्रिया जो है रुक सकती है। इसलिए 7वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 8वां, दर्पण चित्रण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? मिरर ड्राइंग टेस्ट से आपको क्या पता चलता है? तो मिरर ड्राइंग टेस्ट से साथियों हमको पता चलता है अधिगम अंतरण, यानी कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग ट्रांसफ़र। सीखने की जब अधिगम जो हमने सीखा, जब उसको हम आगे की फेजेज़ में, पुराने पिछले ज्ञान को आगे की फेजेज़ में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं अधिगम अंतरण। ये दर्पण चित्र परीक्षण होता है आपका अधिगम अंतरण के लिए, लर्निंग ट्रांसफ़र के लिए। साथियों अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है 9वां, क्लाउड पिक्चर टेस्ट किससे संबंधित, किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट साथियों यूज़ होता है व्यक्तित्व को पहचानने के लिए। अब इसको आप अगर जनरल आइडिया समझें तो अक्सर कुछ लोग जब आसमान में बादल देखते हैं तो किसी को गणेश जी दिख जाते हैं, किसी को शंकर जी दिख जाते हैं, किसी को चिड़िया दिख जाती है, तमाम तरह की चीज़ें एक बादल को देखने पे मिल जाती हैं। उससे जब हम ये टेस्ट करते हैं कि हाँ, अगर जिसको गणेश दिख रहा है तो हमें ये पता चल जाएगा बड़ा आध्यात्मिक आदमी कि हर जगह इसको भगवान दिख रहे हैं, तो वो आपका व्यक्तित्व बताता है। तो 9वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके, टीएटी, 16 पीएफ, रेवन का परीक्षण, ड्रॉ ए मैन परीक्षण। तो साथियों इसमें जो रेवन का परीक्षण है ये अलग है। ये अलग इसलिए क्योंकि ये बौद्धिक क्षमता का परीक्षण है। बाकी जो तीनों टेस्ट हैं आपके, टीएटी, 16 पीएफ और ड्रॉ ए मैन, ये सारे के सारे व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। जैसे क्लाउड पिक्चर टेस्ट था वैसे ये भी व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बने हैं। रेवन का परीक्षण आपका बौद्धिक क्षमता को मापने के लिए होता है। अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 11वां, इसमें आपको संख्याएं दी हैं, उसकी माध्यिका आपको बतानी है। तो माध्यिका, जब स्टैटिक्स के क्वेश्चन हम गणित में सॉल्व करते हैं तो हमको पता है माध्यिका, अगर कुल जितने भी नंबर्स हैं अगर वो विषम हैं तो बीच का जो संख्या होती है वो हो जाएगी माध्यिका। अगर वो संख्याएं जो आपकी सम हैं, जैसे यहाँ पे ये आपकी 1 2 3 6 संख्याएं हैं कुल यहाँ पे, तो जब ये सम संख्याएं होंगी तो बीच की 2 संख्याएं जो होंगी जब उनका हम एवरेज निकाल लेंगे वो आपका हो जाएगा माध्यिका। विषम संख्याएं होंगी तो सबसे बीच की संख्या जो होगी, यानी कि जिसके पीछे और जिसके आगे नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होंगे, वो आपकी माध्यिका हो जाएगी। लेकिन जब इवन नंबर होगा, सम होगा, तो बीच की जो 2 डिजिट्स होंगी उनका जब एवरेज निकालेंगे वही माध्यिका हो जाएगी। यहाँ पे आपकी बीच की 2 डिजिट जो है वो 10 और 9 है। 10 और 9 का एवरेज जब निकालेंगे तो हो जाएगा 9.5, 9.5। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 9.5। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो साथियों सूझ, इनसाइट थ्योरी या अंतर्दृष्टि, ये आपकी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने दी थी इसको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। तो 13वां प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो साथियों मैकडूगल ने थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट दी थी, सूझ का सिद्धांत। उनके हिसाब से जो भी हमारी सूझ होती है उसका कारण, उसकी जड़ में जो एक कारण होता है वो किसी विशेष इमोशन का संवेग होता है। किसी संवेग की वजह से हमारे पास कोई इंस्टिंक्ट आती है, कोई प्रवृत्ति आती है। अब जो भी हमारा जैसे आप एक इंस्टिंक्ट, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, जैसे हमें जिज्ञासा कब होगी? जिज्ञासा होगी इसके पीछे जो मेन कारण होगा वो जब हम किसी चीज़ को देखकर अचंभित हो जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं कि यार ये कैसे हुआ। ये हमारी हुई ये हमारा हुआ वंडरिंग, आश्चर्य किया हमने। और उसके बाद जब हम उसको जानने की कोशिश करें कि चलो देखा जाए कि क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें हुई, ये होती है हमारी क्यूरियोसिटी। तो हमारा संवेग था आश्चर्य, हमारी इंस्टिंक्ट आई
जिज्ञासा। इस तो ऐसे ही उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है। तो उनके हिसाब से मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है किससे? संवेग से। अगला क्वेश्चन है 14वां, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो साथियों, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। अब इसको कैसे प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे कि जो भी हमें संवेदना मिलेगी, यानी कि फीलिंग, संवेदना हमें मिलेगी हमारे संवेदी अंगों से, हमारे सेंसरी ऑर्गन से। और सेंसरी ऑर्गन्स हमें कोई भी जानकारी कब देंगे? जब जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिल रही वो हमारे सामने हो, तो हम उसको छू कर, देख कर, सूंघ कर, चख कर या सुनकर इसी तरीके से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो जब हम वो हमारे सामने होगी तो हमारे संवेदी अंग, हमारे सेंसरी ऑर्गन हमें हमारे माइंड को सेंस देंगे। जब वो संवेदना हमारे दिमाग में जाएगी तो हमारा पूर्व ज्ञान एक्टिव हो जाएगा। वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर इस संवेदना को परखने की कोशिश करेगा। हमने कभी चीनी खाई थी, किसी ने हमको बताया कि वो मीठी थी, बाद में हम जब लड्डू खाएंगे, लड्डू खाए, हमें टेस्ट मिला, हमारे खट से हमारा दिमाग काम किया है तो टेस्ट मीठे वाला टेस्ट है, तो हम जान जाएंगे कि लड्डू मीठा है। तो ये हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान। सामने कोई चीज़ है, हमने उसको इस्तेमाल किया, उसको छुआ, देखा, चखा, जो भी किया हो, पूर्व ज्ञान के आधार पर हमने रिलेट कर दिया कि भैया ये यही है। इसलिए 14वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते साथियों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 15वां, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो साथियों, बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। जैसे यहाँ पे मोहन की मानसिक आयु है 8 वर्ष, उसकी वास्तविक आयु कितनी है? एक्चुअल में कितने साल का है? एक्चुअल में वो है 5 साल का। तो 8/5, अब इसमें हम गुणा कर देंगे 100 से। 5 से 100 गया 20 बार, 20 और 160। तो 15वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 160। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 16वां। ये कह रहा है कि कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो साथियों, बाल मनोविज्ञान में मंद बुद्धि वाले बच्चों को उनके बुद्धि लब्धि स्तर के हिसाब से कई चरणों में बांटा गया है। तो उसमें जिन बच्चों का बुद्धि लब्धि स्तर 35 या 35 से कम होता है उनको प्रशिक्षण योग्य माना जाता है कि भाई उनको अगर हम प्रशिक्षण देंगे, उनको हम ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे तो वो अपना बुद्धि लब्धि स्तर बढ़ा सकते हैं। इसलिए 16वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 35 एवं निम्न। 17वां क्वेश्चन है साथियों, रोशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो साथियों, ये किया जाता है व्यक्तित्व के मापन के लिए। ये आपको इंक के जरिए, इंक को एक जैसे वो ब्लॉक पेपर पेंटिंग होती है कि उस ट्रेसिंग पेपर पर जो हम पेंटिंग करते हैं ब्लॉक से, उस टाइप की इमेजेस दिखाई जाती है। उस इमेज में आपको क्या दिखता है, उसके हिसाब से ये पर्सनालिटी आपकी डिसाइड करते हैं कि आप कैसे हैं। अक्सर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी हमें ये ऐसे मिल जाते हैं कि जिसमें कि इस फ़ोटो में अगर आपको घोड़ा दिख रहा है तो आपका व्यक्तित्व ऐसा है, कछुआ दिख रहा है तो ऐसा है, ऐसे अक्सर मिलते रहते हैं। वो वैसा ही कुछ है रोशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट, जो आपके व्यक्तित्व की पहचान करता है, व्यक्तित्व का मापन करता है। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 18वां, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? साथियों, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि जब भी आप मनोविज्ञान और बाल विकास के पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आप मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि आपको 30 में से 7, 8, कभी कभी 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर, उनके ऑप्शंस को पढ़कर, एनालाइज करके अपने सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस के जरिए हल कर सकते हैं। थ्योरी को उसमें रिलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कॉमन सेंस उसके लिए बहुत है। जैसे इसमें है ये 18वां क्वेश्चन ही आपका वैसा है, विस्मृति यानी कि जो चीज़ें हमें याद थी वो हम भूल गए या याद करने में कठिनाई हो रही है। तो अगर आप जब इन सारे ऑप्शन को देखेंगे, सीखने में कमी बिल्कुल ही विस्मृति का कारण होगा। अगर हम खराब सीखेंगे या कम सीखेंगे तो हमें पूरा याद भी नहीं होगा, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा। मानसिक द्वंद्व, अगर हमारे दिमाग में कुछ हलचल चल रही है, हम किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, तो हम सीख नहीं पाएंगे, उस कंडीशन में भी हमें कुछ याद नहीं हो पाएगा। डी ऑप्शन है सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। अगर आपको गलत तरीके से सिखाया ही जाएगा तो आप गलत ही सीखेंगे, सही सीख नहीं सकते, ये भी विस्मृति का कारण होगा। जो आपका ऑप्शन बी है स्मरण करने की इच्छा, ये आपका स्मृति में सहयोग करेगा, किसी चीज़ को याद करने में या सीखने में सहयोग करेगा। तो ये विस्मृति का कारण नहीं हो सकता, ये स्मृति का कारण होगा। ठीक है, आप इसको बिना किसी थ्योरी पढ़े, बिना किताब छुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 19वां। ये भी साथियों क्वेश्चन वैसा ही है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ पढ़कर जो आपने आज तक सीखा है उसके आधार पर हल कर देंगे, कोई इसमें थ्योरी लगाने की जरूरत नहीं है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है। तो साथियों जैसे आप इसके ऑप्शन देखेंगे, सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति, संभाव्यता। तो अब इसमें देखिए गणित तो इन सबका मिक्सचर हो जाएगा, तो ये तो आपका एक कोई स्पेसिफिक शाखा होगी नहीं, तो गणित आपका ऑप्शन से वैसे ही हट गया। सी ऑप्शन है आपका ज्यामिति, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है जिसमें आप स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल ये सब पढ़ेंगे, सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये विभाजित करने, संख्यात्मक प्रदत्त यानी कि डेटा को हैंडल करने से संबंधित नहीं होगा। सी ऑप्शन संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी का इसके दूर दूर का नाता नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सांख्यिकी ही आपका एक ऑप्शन बचता है। या जनरली आपको पता ही होगा कि डेटा हैंडलिंग स्टैटिक से रिलेटेड है। ये आखिर डेटा हैंडलिंग की तो बात कर रहा है, संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करना, डेटा को इकट्ठा करना, उसको कैटेगराइज करना, विभाजित करना, कौन किसके लिए है, कौन किससे रिलेटेड है, उसको कंपैरिजन करना और उसको एक्सप्लेन करना, प्रेजेंट करना, ये सांख्यिकी में ही होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 20वां। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो साथियों पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी थी सिरिल बर्ट ने, एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने दिया था शैक्षिक लब्धि की अवधारणा। अगला प्रश्न है 21वां। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो साथियों ये भी आप काफ़ी हद तक कॉमन सेंस के आधार पर कर सकते हैं। विश्वसनीयता यानी कि जो भी आपका परीक्षण हो वो विश्वसनीय हो, लोग उस पर भरोसा कर सकें कि वो सही है कि नहीं सही है। दूसरा है वैधता, वो टेस्ट ऑब्वियस सी बात है लीगल होना चाहिए, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के द्वारा फॉर्म टेस्ट ही होने चाहिए। ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए। अगर वो ऑब्जेक्टिव होगा तो उसके रिजल्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं। अगर वो सब्जेक्टिव हुआ तो वो पर्सन टू पर्सन वो डिफ़र करेगा, वेरी करेगा। जो ऑप्शन डी है आपका अभिक्षमता, अभिक्षमता साथियों एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। ये किसी कार्य को करने की क्षमता या उसकी एबिलिटी से लूजली उससे आप रिलेट कर सकते हैं। अभिक्षमता साथियों ये परीक्षण के रिजल्ट के बेसिस पे, परीक्षण का जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके रिजल्ट के आधार पर ये किसी आदमी की खासियत को बताएगा, किसी व्यक्ति की खासियत को बताएगा। यहाँ पे जो आपसे पूछ रहा है वो परीक्षण की यानी कि एग्ज़ाम की क्वालिटी के बारे में पूछ रहा है। अभिक्षमता किसी आदमी की क्वालिटी हो सकती है उस परीक्षण के आधार, रिजल्ट के आधार पर। इसलिए 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अभिक्षमता। साथियों अगला क्वेश्चन है 22वां। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं? तो साथियों जो 22वें का जो सी ऑप्शन है, प्रत्यागमन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, ये सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। उसमें भी ये रिलेटेड आपका अनुवांशिकी से रिलेटेड है, हेरिडेटरी से, कि कैसे अनुवांशिकता आपके उस पर विकास पे असर डाल सकती है। प्रत्यागमन, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन ये कहता है कि हाँ कि एक जो माँ बाप का जो बच्चा है वो हो सकता है माँ बाप से कम क्षमता वाला हो, माँ बाप अधिक क्षमता वाले हो, उनका बच्चा कम क्षमता वाला हो सकता है। ये बताता है प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये जनरल आइडिया है उसका। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 23वां। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो साथियों ये पका पकाया हुआ सवाल है, कई बार आपने इसको हल किया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, लार ग्रंथि। ये अंतःस्रावी नहीं है, बाह्यस्रावी है। अगला क्वेश्चन है साथियों 24वां। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो साथियों पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रिय यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेट की संज्ञानात्मक विकास की दूसरी स्थिति है, दूसरा स्टेज है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 24वें को हो जाएगा सी, पूर्व संक्रिया की अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेट, जो 2 से 7 वर्ष की आयु तक होती है। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 25वां। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक
कौन सा है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो साथियों शारीरिक विकास को वंशानुक्रम भी, आपके जीन भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपका वातावरण भी इफ़ेक्ट कर सकता है, खेल और व्यायाम तो ऑब्वियस सी बात है सीधा सीधा इफ़ेक्ट करेगा। तो 25वें का करेक्ट ऑप्शन है डी, ये सभी। अब इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है 26वां, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो साथियों इसके पहले जब हम 15वां सवाल कर रहे थे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बुद्धि लब्धि की गणना करने का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ, 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की थी? तो साथियों ये जॉन डेवी का कॉन्सेप्ट था, चिंतनशील सोच, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो 27वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, डेवी। 28वां क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो साथियों आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कल्पना शामिल नहीं है। आगमनात्मक तर्क यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग, इसमें ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग, जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण, ये सारे आते हैं, लेकिन कल्पना सीधे तौर पर इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकती, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन ये हो सकता है कि इसमें इसका कल्पना आपकी आ सकती है प्रयोग में, ज़्यादा से ज़्यादा कल्पना आपकी प्रयोग में आ सकती है। बाकी ये इंडक्टिव रीजनिंग का आगमनात्मक तर्क का डायरेक्ट रिलेशन कल्पना से नहीं होता है। तो 28वें का करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, कल्पना। अब साथियों चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है। जो आपने बात सीखी उसको धारण करने में और दोबारा रिकॉल करने में असफल होना, आपने पहले इसमें एक क्वेश्चन आ भी चुका है, उसको कहते हैं विस्मरण। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 30वां, ये आपसे कह रहा है कि मूल प्रवृत्ति एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति यानी कि बेसिक इंस्टिंक्ट, सिंपल सा आसान शब्दों में जो आपकी इंस्टिंक्ट है, किसी भी चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में कोई ना कोई सेंसेशन, कोई ना कोई बात आपके दिमाग में आती होगी, वही आपकी इंस्टिंक्ट है, अचानक से जो आती है। तो ये साथियों सब में होता है, जानवरों में, इंसानियों में, सब में बेसिक इंस्टिंक्ट मूल प्रवृत्ति होती है। ये जन्मजात होती है, पैदा होते ही आपके पास होती है और ये नेचुरल होती है, ये कोई सिखा नहीं सकता। आपके इंस्टिंक्ट आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होता है। तीसरे का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ साथियों हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट खत्म हुआ। उम्मीद है आपको अब तक समझ में आ रहा होगा। आप अपने कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, इसको भी एनालाइज कर रहे होंगे। जो बातें किसी क्वेश्चन में आपको फैक्ट लगी या समझ में आई, उसको साथ में आप नोट करते चलें, तो इससे भी आपका एक अलग तरह के नोट्स तैयार होंगे, वन लाइनर टाइप के। अब बढ़ते हैं साथियों अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है आपका हिंदी का, तो शुरू करते हैं इसको साथियों। हिंदी में सबसे पहला एक क्वेश्चन 31वें नंबर पे है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो साथियों विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। क्यों दीर्घ संधि है? क्योंकि इसमें विद्यार्थी को जब आप करेंगे तो ये विद्या का आ और अर्थी का अ, बड़ा आ और छोटे अ में संधि होकर बड़ा आ बन जाता है, इसलिए ये दीर्घ संधि होगी। विद्यार्थी आ पे ख़त्म हो रहा है और अर्थी छोटा अ से शुरू हो रही है, तो आ और छोटा अ मिलके ये बड़ा अ बना देते हैं, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। अगला सवाल है 32वां, कानन शब्द का पर्यायवाची है। तो कानन शब्द का पर्यायवाची होता है साथियों वन। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाक्य विग्रह का अर्थ है। तो साथियों वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके और उनका आपस में संबंध बताना। जैसा हम जब शब्द विग्रह करते हैं समास पढ़ने के लिए, वैसे ही काफ़ी हद तक उसी से नज़दीक हम वाक्य विग्रह भी करते हैं, जब उसमें वाक्य को हम कई हिस्सों में तोड़ दें और उनका आपस में रिलेशन बताएं। अब साथियों 34वां क्वेश्चन है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। इस
पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो जब आप इसको, आपने बचपन से ही कई बार इसको पढ़ा हुआ कि बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के काम करते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, कितनी बार करते हैं। तो इसमें साथियों विभावना अलंकार है। मजाक मजाक में हम लोग इसको असंभवा अलंकार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विभावना अलंकार तब लगता है जब हम किसी असंभव सी चीज़ को संभव मानकर उसके बारे में बात करें, तो वहाँ पे विभावना अलंकार होगा। तो बिना पैर के चलना असंभव है, बिना हाथ के कोई काम करना असंभव है, बिना कान के सुनना असंभव है। ये सारी चीज़ें असंभव हैं, लेकिन कवि ने इन सारी चीज़ों को संभव मान के भगवान के बारे में बात की है कि भगवान ऐसा करते हैं। इसलिए यहाँ पे 34वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, विभावना अलंकार। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है सुई का तत्सम रूप क्या है। तो साथियों सुई का तत्सम रूप होता है सूची। अगला क्वेश्चन है साथियों 36वां, परिसीमन का विलोम है। परिसीमन यानी किसी चीज़ की बाउंड्री या किसी चीज़ की सीमा को निर्धारित करना। सीमा निर्धारण होता है परिसीमन, तो इसका उल्टा हो जाएगा निर्सीमन, यानी कि सीमा, जो सीमा निर्धारित थी उसको हटा देना, खोल देना, सबके लिए सब कुछ कर देना, ये होगा निर्सीमन। 36वें का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, निर्सीमन। 37वां क्वेश्चन है साथियों धूसर शब्द का पर्याय है। साथियों बहुत पका पकाया क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा होगा। धूसर शब्द जो होता है आपका वो गधे का पर्याय होता है, पर्यायवाची। उसको हम गधे के पर्यायवाची के रूप में भी उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे गर्दभ, 37वें का सी गर्दभ करेक्ट होगा। जो 38वां, अब अगला क्वेश्चन है 38वां। यहाँ पे मिसप्रिंट है, घूतो नहीं, यहाँ पे भूतों है। भूतों अथवा अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा, वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है ये। भूतों की जगह आप भूतों पढ़ें। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, ये साथियों होता है आदिदैहिक। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, आदिदैहिक। हो सकता है आप आदिदैहिक और आदि भौतिक में कंफ्यूज हो रहे हों। तो आदि भौतिक वो चीज़ें होती हैं जो भूतों, मतलब भूतों या जीवों से के द्वारा उत्पन्न होती हैं। वो दुख सुख कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम सिर्फ दुख की बात करेंगे तो वो आधिदैहिक होगा। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर का सवाल है ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे अवधी भाषा की लोकोक्ति है ये। इसका करेक्ट ऑप्शन सही जो होगा वो हो जाएगा बी, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। इतना बड़ा ऊँट आप झुके झुके उसको नहीं चुरा सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है, पूछ रहा है आपसे कि पंकज में कौन सा समास है। पंकज में कौन सा समास है। तो साथियों पंकज में बहुब्रीहि समास है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये बहुत पुराना सवाल है। जब भी बहुब्रीहि समास पढ़ते हैं तो उदाहरण में सबसे पहला या दूसरा शब्द जो हम लिखते हैं वो पंकज ही लिखते हैं। पंकज यानी कीचड़ में उपजा, यानी कमल। तो जब किसी शब्द में जो पूर्व पद और अंतिम पद है दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में बता रहे हो और वो तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। इसलिए 40वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, आयोगवाह। अगला क्वेश्चन है 41वां, आयोगवाह कहा जाता है। तो साथियों आयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। जब हमारे हिंदी के वीडियोस इस चैनल पर आएंगे तो इसके बारे में आपको डिटेल से पता चलेगा। तो आने वाली हमारी वीडियोस को जो थ्योरी की कॉन्सेप्ट की वीडियोस होंगी, साथ ही साथ हमारा जो ये सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पुराने प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर कर रहे हैं, आगे हम मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करेंगे। ये सब हमारे चैनल पर लगातार चलते रहेंगे। इसको देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, जिससे हमारी वीडियोस अपलोड होते ही सबसे पहले आप ही को पता चले। 42वां प्रश्न कह रहा है एक और अजगर रही लखई, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस इस्तेमाल हो रहा है। तो साथियों 42वें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, भयानक रस। एक तरफ अजगर देख रहा है, एक और मृगराय यानी कि शेर देख रहा है।
और इन दोनों के बीच में परेशान बटोही यानी कि राही वो मूर्छा खा के गिर गया। तो ये एक बड़े भयानक दृश्य का, एक बड़े खूंखार दृश्य का वर्णन इस पंक्ति में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भयानक रस लगेगा। तो 42वें का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? तो आपने कारक चिन्ह पढ़े ही होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, तो 43वें का करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, करण से। अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो साथियों इसमें आपका ये जो नहाकर है ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्यों होगी पूर्वकालिक क्रिया? क्योंकि इस जो वाक्य है इसमें दो आपके क्रियाएं हैं। एक नहाकर क्या किया? भोजन किया। तो उसने क्या किया? पहले नहाया उसके बाद भोजन किया। तो नहाकर क्या होगी? पूर्व में घटित घटना यानी कि पूर्वकालिक क्रिया हुई। इसलिए 44वें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है साथियों 45वां। निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। तो साथियों इसमें से जो व्याख्या विधि है आपकी, ये वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। वाचन शिक्षण में वाचन शिक्षण ऐसा होता है कि उसमें भाषा के साथ साथ उच्चारण पर, उनके लय पर, उनके अर्थबोध पर, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। जबकि व्याख्या विधि में क्या होता है? टीचर खड़ा होगा, वो पूरे पाठ की व्याख्या बच्चों को करेगा। उसमें उसमें बच्चों के उच्चारण पे या बच्चों के शब्द को बोलने के लय पे, उनके अर्थ पे बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए 45वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 46वां। निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा। ये देखिए ऊपर से हवाई जहाज़ जा रहा है, उसकी आवाज़ आपके ऊपर होगी। एयरपोर्ट के बगल में रहने का ये नुकसान है कि आपको अक्सर बीच बीच में हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनने को मिलेगी, और कसम से रात में तो नींद नहीं आती भाई साहब। चलिए अगला प्रश्न अपना देखते हैं 46वां। निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य हैं। तो साथियों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पहला, स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। अभिवृत्त्यात्मक से आपको समझ में आ ही गया होगा, खुद को एक्सप्रेस करना। तो जब हम खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो उसका सबसे जो मेन उसका हमारा एम ही होगा कि हम अपना अनुभव है, जो किसी चीज़ को देखकर हमारे अंदर भाव होते हैं, हम अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा पाएँ, उनको अपनी फीलिंग्स बता पाएँ। तो 46वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। 47वां प्रश्न साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो साथियों ये धीरेन्द्र वर्मा की रचना है। तो 47वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, धीरेन्द्र वर्मा। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपसे फिर उसने पंक्तियाँ दी हैं, बताना है आपको कि इस पंक्ति को किसने लिखा है। तो पंक्तियाँ हैं, विरह निबावरी सी भई ऊंच चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, लें अचरा मुख असुवन पोछत उघरे गात सही। साथियों ये पंक्तियाँ हैं आपकी मीराबाई की, जो इन्होंने कृष्ण की विरह वेदना में ये पंक्तियाँ लिखी थी। अगला प्रश्न साथियों 49वां। हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला समाचार, इसमें जो भी है वो सारे के सारे आपके समाचार पत्र हैं, कुछ मैगजीन है, तो उसमें आपको बताना है कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। तो साथियों हिंदी का पहला पत्र था उद्दंड मार्तंड। ये 30 मई 1826 को शुरू हुआ था। जुगल किशोर शुक्ला जी ने इसको शुरू किया था। तो 49वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, उद्दंड मार्तंड। साथियों 50वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सूफी संतों की शैली है। तो साथियों सूफी संतों की जो शैली थी जो है वो है मसनवी। इसमें वो ईश वंदना या अपने पैगंबर की स्तुति करते हैं। तो बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 51वां। गुड़िया भीतर गुड़िया। साथियों ये गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा का दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। तो आपका 51वें का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयी पुष्पा। अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 52वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान, इसके रचनाकार कौन है? तो साथियों 100 अजान एक सुजान ये उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का। तो 52वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। अब बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 53वां। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो साथियों गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 54वां।
भक्तमाल के रचनाकार हैं? तो साथियों भक्तमाल ये बहुत फेमस रचना है, इसके रचनाकार हैं नाभादास। कई बार आपको अक्सर ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 55वां। इसमें साथियों आपको 55 से 59 तक इसी गद्यांश के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं हम सीधा। मैं एक बार इसको आपके लिए रोक देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों 55वें क्वेश्चन की तरफ। 55वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो साथियों ये सारे प्रश्नों का उत्तर हमें गद्यांश के हिसाब से देना है, तो गद्यांश में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। आप जब इस गद्यांश की पहली लाइन ही पढ़ेंगे, धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। तो आपको ये पता है, अब आप ऑप्शन में से छांट लीजिए कि कौन सा सही होगा। तो साथियों पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कमज़ोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना और चंचल मनोवृत्ति का होना ही बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां हैं। तो 55वें का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 56वां क्वेश्चन है आपके पास, संसार के बड़े बड़े लोगों ने श्रेष्ठ माना है। संसार के बड़े बड़े लोगों ने श्रेष्ठ माना है। तो जब आप साथियों इस गद्यांश की 10वीं लाइन पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। इस संसार में जितने भी, यहाँ से है आपकी 10वीं लाइन, इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। तो साथियों आइए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। संसार के बड़े बड़े लोगों ने किसको माना है श्रेष्ठ? अपने कर्तव्य को। 57वां क्वेश्चन, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। टिक इसमें से पहले ही लगा हुआ है, मैंने जल्दी में टिक लगा दिया था, फिर चलिए कोई बात नहीं। 57वें का पहला है निर्बलता, करेक्ट ऑप्शन ए। अब बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कायर की भाववाचक संज्ञा है। तो साथियों कायर से आपकी जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी कायरता। कायरत तो नहीं, कायरता। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 59वां, अपना मतलब निकालने वाला, इसके लिए उचित शब्द क्या है? तो साथियों अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द जो होगा आपका वो होगा स्वार्थी। जो आपका सेकंड ऑप्शन है स्वार्थ पड़ता है, ये स्वार्थी होने की प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट इसको कहते हैं। अगर स्वार्थी होने की इंस्टिंक्ट आदमी के अंदर है तो उसे बोलेंगे स्वार्थ परता। स्वार्थ परक यानी कि ऐसा आदमी जो हमेशा अपना स्वार्थ ही साधे, अपना फायदा ही देखे। और कुटिल का मतलब स्वार्थ से नहीं होता, कुटिल मतलब होता है चालाक, जो दूसरे का नुकसान करके भी अपना उल्लू सीधा कर ले, वो हो जाएगा कुटिल। चलिए अगला क्वेश्चन है 60वां, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो साथियों खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, नहीं, खेतों में लंबी लंबी घासें उगाई। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ये भी गलत है। परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। सी ऑप्शन जो है आपका, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, यही सही होगा। जो डी ऑप्शन है आपका, वृक्षों पर कोयल कूक रही नहीं, वृक्षों पर कोयलें कूक रही हैं। इसलिए जो 60वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। इसका जो इंग्लिश का पार्ट है साथियों वो मैं इस वीडियो में नहीं इसको सॉल्व करूंगा, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है। ये वीडियो आपकी यूट्यूब में, हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से ही मौजूद है। तो कृपया जिन साथियों को इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में लेना है, जाके आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने इन 300 प्रश्न को सॉल्व करने की वीडियो अलग से बना रखी है पहले से ही। तो अब साथियों बढ़ते हैं, सीधा हम चलते हैं अब संस्कृत वाले हिस्से पर। ये आ गया आपका संस्कृत का भाग। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जिनको इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में लेना है वो कृपया मेरी इस वीडियो के पहले वाली वीडियो को देखें, जिसमें मैंने इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो साथियों शुरू करते हैं अब संस्कृत का हिस्सा। सबसे पहला ही आपका 61वें नंबर का सवाल है, गुरु शिष्यम पाठयति, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? तो साथियों सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो वाक्य है ये कर्तवाच्य में है, जब हम इसको बदलेंगे तो ये कर्मवाच्य में बदल जाएगा।
तो कर्तृवाच्य का जो गुरु है वो जब कर्मवाच्य में होगा तो गुरु नाम में बदल जाएगा। शिष्य, शिष्यम आपका हो जाएगा शिष्य में, और पाठयति आपका बदल जाएगा पाठयते में। इसलिए जो 61वें का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुणा शिष्य पाठ्यते। गुरुणा शिष्य पाठ्यते, तो 61वें का करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया सी नंबर का। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो साथियों इसमें उपमा अलंकार है। वागर्थाविव में इव प्रत्यय लगा है जो कि सूचक होता है किसका, उपमा अलंकार का। आपको इव प्रत्यय दिखे तो आप उपमा अलंकार लगा के आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है 63वां, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा। साथियों अच्छा लगने के लिए हम हमेशा रुच धातु का प्रयोग करते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में संस्कृत की जो एक 30 प्रश्न की एक अलग वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में बताया था आपको कि अच्छा लगने के लिए हम रुच धातु का प्रयोग करते हैं। तो और जो रुच धातु है वो चतुर्थी विभक्ति यानी कि रोचते में प्रयोग होगी यहाँ पे। इसलिए आप अगर याद होगा पिछले वाले एक्सप्लेनेशन में भी मैंने बताया था, पिछले वीडियो में भी, कि जो आपका चतुर्थी विभक्ति के जो सूत्र होते हैं रुच्यार्थनाम प्रियमाणः, उसके हिसाब से जब भी रुचि की बात होगी तो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो रुच धातु है आपका वो हो जाएगी रोचते में, बालक आपका बदल जाएगा बालकाय में, लड्डू आपका हो जाएगा मोदकम। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, बालकाय मोदकम रोचते। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 64 नंबर का। ये आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है। तो साथियों जो ग्रंथ इसमें से महाभारत पर आश्रित नहीं है वो है स्वपनवास दत्तम, सी ऑप्शन का। ये साथियों महाकवि भास की रचना है जिसमें उदयन और वासव दत्ता की कहानी के बारे में ये है। जो बाकी आपके हैं वेद संहारम, ये भट्ट नारायण की कविता है, भट्ट नारायण का काव्य है, ये भीम की प्रतिज्ञा पर आधारित है। नैषधीय चरितम, साथियों नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का काव्य है जो राजा नल की कहानी पर आधारित है। और अंतिम ऑप्शन जो है आपका शिशुपाल वधम, ये महाकवि माह की रचना है। तो इसमें 64वें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है सी, स्वपन वासव दत्तम। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अभिलेखित पदों में कौन सा प्रगृह्य संज्ञक है। तो साथियों प्रगृह्य संज्ञक कौन सा होता है, जब दीर्घ स्वर पर जो भी शब्द खत्म हो, द्विवचन शब्द, वो प्रगृह्य संज्ञक हो जाएंगे। तो यहाँ पे 65वें का जो सही ऑप्शन है वो है सभी, क्योंकि हरि, ये भी हरि का ह र पे छोटी मात्रा, इसका द्विवचन है हरि। विष्णु भी द्विवचन है, यहाँ पे जो छोटे ओ की मात्रा है ये बड़े ओ की मात्रा होगी विष्णु। और गंगे भी आपका द्विवचन है, इसलिए 65वें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 66वां, समस्त पद रूपवत भार्य का विग्रह होगा। तो साथियों रूपवत भार्य का मतलब होगा कि जिसकी भार्य यानी कि जिसकी पत्नी क्या हो, सुंदर हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो इसका सही विग्रह होगा वो होगा रूपवती भार्या यस्य सह। साथियों ये एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगर आप इसके बाकी ऑप्शन को एनालाइज करेंगे तो जो सबसे पहला है ए, वो है रूपवती च भार्या च, रूपवती और भार्या, ये रूपवत भार्या का विग्रह नहीं होगा और यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। जो आपका सी ऑप्शन है रूपवती भार्या यस्याः सा, ये भी आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे लिंग गलत है। रूपवती यहाँ पे जो सा है वो स्त्री के लिए प्रयोग होता है, जो सा है वो स्त्री के लिए प्रयोग होता है, तो स्त्री की पत्नी नहीं होगी, पुरुष की पत्नी होगी, इसलिए सी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। और जो आपका डी ऑप्शन है रूपवती भार्या यस्य सह, ये व्याकरण की दृष्टि से गलत है, भार्या सही होगा, भार्या गलत होगा। इसलिए जो 66वें का सही ऑप्शन है वो होगा बी, रूपवती भार्या यस्य सह, जिसकी पत्नी रूपवती हो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूपवत भार्या। चलिए अगला प्रश्न है आपका 67वां, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो साथियों हन धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाएगा धनंती। तो 67वें का करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी। अब साथियों 68वां प्रश्न है, अक्ष प्लस
अक्ष धन उहनी में कौन सी संधि होती है? साथियों, जब अक्ष और उहनी मिलेंगे तो ये बन जाएंगे अक्षौहिणी। इसमें साथियों दीर्घ स्वर संधि आई, दीर्घ स्वर संधि आई जब एक अ और बड़ा ऊ मिलके औ बना रहे हैं तो ये हो गई आपकी दीर्घ संधि। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं? साथियों, ह्रस्व स्वर आपके अ, ई, उ, री और री होते हैं। इसलिए जो 69वां है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ये ए, ओ, ए, औ ये आपके ह्रस्व स्वर नहीं है। 70वां क्वेश्चन है साथियों, लभ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है। लभ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप होगा साथियों आपका लभय। लोट लकार आपका आज्ञार्थक रूप में प्रयोग होता है। 70वें का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी लभय। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 71वां, शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत की जा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? साथियों करेक्ट ऑप्शन होगा बी। हम सबको पता होगा, ऑप्शन पढ़ के समझ में आ जाता है कि श्रव्य और दृश्य, देखने और सुनने वाली, यानी कि जो वीडियो वाली है, टीवी दिखा दो, पिक्चर दिखा दो, मोबाइल में रील दिखा दो, बहुत मज़ा आता है उसमें। तो सबसे अधिक रुचि किसमें होगी? बी ऑप्शन में। अगला प्रश्न साथियों आपका 72 से 74 तक आपको इसी गद्य को पढ़कर देना है। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे रोक दे रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज कर लें या इसके स्क्रीनशॉट ले लें और इस वीडियो की लाइनों को पढ़ लें। इसके बाद हम इसके जो प्रश्नों को हल करेंगे। 72वां प्रश्न है, सत्पुरुषाणाम संपत्तिः भवन्ति। सत्पुरुषों की संपत्ति होती है। साथियों जब आप इस गद्यांश की छठी लाइन पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा है सत्पुरुषाणाम संपत्तिः परजीवेभ्यः एव भवन्ति। सत्पुरुषों की संपत्ति दूसरों के लिए होती है। तो 72वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73वां प्रश्न है, सदैव पद में संधि है। साथियों सदैव का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सदाधन ए। यहाँ पे ए बड़ा होकर ए में बन जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वृद्ध संधि होगी। तो 73वें का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वृद्ध संधि। 74वां प्रश्न है आपका, परोपकारस्य महत्वम विशद रूपेण वर्णितम। साथियों तो जब आप इस पैराग्राफ की 7वीं लाइन को पढ़ेंगे, धर्मशास्त्रेषु परोपकारस्य महत्वम विशद रूपेण वर्णितम। धर्मशास्त्रों में परोपकार का महत्व विस्तृत रूप से वर्णित है। तो 74वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्मशास्त्रेषु। चलिए तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 75वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उक्त प्रत्यय की संज्ञा है। तो साथियों इस प्रत्यय को निष्ठा प्रत्यय भी कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में जो एक सूत्र दिया है वो है उक्त उक्तवत्व निष्ठा। इक्त और इक्तवत्व प्रत्यय दोनों निष्ठा प्रत्यय होते हैं, उनको निष्ठा प्रत्यय कहते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 76वां, लुट लकार का प्रयोग होता है। तो साथियों अनद्यतन भविष्य यानी आज नहीं पर कोई ऐसा काम जो आज नहीं होगा लेकिन आगे हो जाएगा। मैं जाऊंगा, वो जाएगा आदि, ऐसे में आपका लुट लकार का प्रयोग होता है। तो 76वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अनद्यतन भविष्यत में ऐसे काम जो आज नहीं आने वाले समय में हो जाए, उन कामों को दिखाने के लिए लुट लकार का प्रयोग होता है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 77वां, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? साथियों ये प्रश्न पहले भी आ चुका है यूपी टेट की परीक्षा में। इसका सही उत्तर है डी, ल। चलिए अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न पर। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो साथियों जब हम चक्रपाणी का विग्रह करेंगे तो बन जाएगा चक्रम पाणौ यस्य सः। जिसके हाथ में चक्र है वो कौन होगा? विष्णु। साथियों जब जब वर्ण का कोई भी पद प्रधान न हो एवं महत्वपूर्ण न हो, जबकि वो जिस तीसरे शब्द के बारे में, जिस तीसरे पद के बारे में वो दोनों पद इशारा कर रहे हो, वो तीसरा पद जब प्रधान हो तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास लगता है। तो यहाँ पे चक्र जिसके हाथ में है, तो यहाँ पे कोई भी पद प्रधान नहीं है। प्रधान क्या है? विष्णु। इसलिए यहाँ पे लगेगा 78वें का बी, बहुव्रीहि समास। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ।
79वां प्रश्न आपसे कह रहा है दृक्षतः दृश्य धातु का कौन सा रूप है? दृक्षतः दृश्य धातु का कौन सा रूप है? तो साथियों ये प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 80। कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? साथियों ये आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। सप्तचत्वारिंशत् कौन सी संख्या है? सप्तचत्वारिंशत्, सप्त यानी कि 7, चत्वारिंशत् यानी कि 40, तो 40 और 7 47। तो 81 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी 47। 47 को हम संस्कृत में कहते हैं सप्तचत्वारिंशत्। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संगातः संजायते कामः। संगातः संजायते कामः। इस प्रश्न में सूत्र प्रवृत्त हुआ है। इससे कौन सा सूत्र निकला है? इससे निकला है साथियों जन कर्तुः प्रकृति। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। जन कर्तुः प्रकृति यानी कि वस्तु की उत्पत्ति का कारण बताया जाता है। जन कर्तुः प्रकृति यानी कि जब वाक्य में कुछ ऐसा बताया जा रहा हो जिसमें किसी चीज की उत्पत्ति का कारण बताया जाए तो वहां पे जनिकर्तु प्रकृति का सूत्र लगता है। यहाँ पे जो आपका वाक्य है संगातः संजायते कामः। संगातः संजायते कामः, यहाँ संग से काम की उत्पत्ति होने की बात हुई है। और जनिकर्तु प्रत्यय आपका कहता है कि जब वाक्य में क्या बताए, वाक्य में ये बताए कि किसी वस्तु की किसी चीज की उत्पत्ति का कारण बताए, वहां जनिकर्तु प्रकृति लगेगी। संज्ञातः संजायते कामः, संग से साथ रहने से काम की उत्पत्ति बताई जा रही है इस वाक्य में, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83वां है साथियों परिअध्ययन। परिअध्ययन उदाहरण है। परिअध्ययन किसका उदाहरण है? परिअध्ययन साथियों उदाहरण है प्रादि तत्पुरुष का। डी ऑप्शन प्रादि तत्पुरुष का। जब परि, प्रा, अप, सम आदि इन जैसे उपसर्गों के साथ संज्ञा या धातु आती है तो प्रादि तत्पुरुष समाप्त होता है। जब आप परिअध्ययन का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा परिधन अध्ययन, ये बन जाएगा परिअध्ययन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रादि तत्पुरुष समास। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा मैं छोटा कर दूं इसको आपके लिए। 84वां प्रश्न है साथियों ज्ञा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। ज्ञा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो साथियों लिट लकार यानी कि आत्मेन पद उत्तम पुरुष का रूप ए आवेह आमेह होता है, इसलिए यहाँ पे ज्ञा का हो जाएगा जज्ञे। तो 84 का सही उत्तर है ए जज्ञे। 85वां है साथियों धूता। धूता पात्र निम्न में से किसमें से, जो भी आपके काव्य दिए हैं, काव्य महाकाव्य दिए हैं, उसमें से किसमें धूता नाम का पात्र है? तो साथियों धूता नाम का पात्र जो है आपका वो मृक्ष कटकम में है। मृक्ष कटकम शूद्रक द्वारा रचित काव्य है, इसमें धूता नाम का पात्र है। तो 85वें का सही उत्तर हो जाएगा ए वृक्ष कटिकम। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। तो साथियों ये कालिदास रचित रघुवंश में गंगा और यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ए रघुवंश। अगला प्रश्न 87वां भवच्छेदस्यम्बक पाद पार्श्वः में भवच्छेदः किसका विशेषण है? साथियों पहले भवच्छेदस्यम्बक पाद पार्श्वः का हम एक बार अर्थ जान लें। तो ये 3 शब्दों से बना है भवच्छेद, त्र्यंबक, त्र्यंबक पाद और पार्श्वः। भवच्छेद का मतलब होता है भवच्छेद यानी कि सांसारिक बंधनों को तोड़ने वाला। त्र्यंबक पाद यानी कि त्र्यंबक के पद यानी कि भगवान शंकर के पैर, और पाशव मतलब होता है धूल। तो इस जो आप ये जो शब्द है आपका इसका मतलब हो जाएगा कि सांसारिक बंधनों को तोड़ने वाले भगवान शंकर के पैरों की धूल। तो यहाँ पे साथियों किसकी बात हो रही है? धूल की बात हो रही है। तो जो विशेषण है वो किसका हो जाएगा? धूल का विशेषण होगा। इसलिए यहाँ पे 87वें का जो सही ऑप्शन है वो आपका है सी पाशवः का। अब साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पूछ रहा है आपसे कि यमक अलंकार होता है सार्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति, अनर्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति, एक सार्थक दूसरा अनर्थक वर्ण समूह की पुनरावृत्ति,
डी उपयुक्त सभी प्रकार के वर्ण समूहों की आवृत्ति। तो साथियों हमें पता है कि यमक अलंकार जब एक ही शब्द एक से ज़्यादा बार आए और हर बार उसका मतलब कुछ अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा। तो साथियों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है डी, सभी प्रकार के वर्ण समूहों की आवृत्ति। वो सार्थक भी हो सकते हैं, वो निरर्थक भी हो सकते हैं, बस आवृत्ति होती रहे तो वहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। 89वां सवाल है, इसत स्पृष्ट प्रयत्न है। साथियों इसत स्पृष्ट व्यंजन हम उनको कहते हैं जिसमें उच्चारण में जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमारे जीभ का जो आगे का हिस्सा है वो मुंह के अंदर किसी भी हिस्से को पूरी तरह से टच न करता हो, किसी हिस्से पर दबाव न डालता हो, तो उनको हम बोलते हैं इसत स्पृष्ट व्यंजन, जो कि हम अंतस्थ व्यंजनों को भी बोलते हैं। इसलिए 89 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, अंतस्थों का। चलिए अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 90वां प्रश्न आपसे कह रहा है, संस्कृत का आखिरी प्रश्न, राजा विप्राय गाम ददाति, राजा विप्राय गाम ददाति का वाच्य परिवर्तन होगा। तो साथियों ये जो वाक्य है ये कर्तवाच्य में है, इसलिए जब हम इसको वाच्य परिवर्तन करेंगे तो इसका हम कर्मवाच्य में बदलेंगे। जब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता तृतीया विभक्ति के अनुसार, कर्म प्रथमा विभक्ति के अनुसार और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। कर्ता तृतीया विभक्ति के अनुसार, कर्म प्रथमा विभक्ति के अनुसार और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। इसलिए जो 90 है वहाँ पे जो 90वें सवाल में आपका जो राजा था वो राज्ञा बन जाएगा, विप्राय आपका विप्राय ही रहेगा, गाम आपका हो जाएगी गौ और ददाती आपका बन जाएगा दियते में। तो 90 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा डी, राज्ञा विप्राय गौ दीयते। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं हम अगले अपने भाग की तरफ। अगला भाग जो आपका है वो है सामाजिक अध्ययन एवं अन्य विषय। साथियों जो साथी हमारे विज्ञान वर्ग के हैं जिनको गणित और विज्ञान के प्रश्नों को हल करना होगा जूनियर के पेपर में, वो उनके लिए उनके 60 प्रश्नों की एक अलग वीडियो हम बनाएंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो उसको जानकारी के लिए कि उस वीडियो को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाए रहें जिससे आपको हमारे वीडियो अपलोड होते ही पता चल जाए। 91वां सवाल है कि भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। तो साथियों भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़। 92वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित शैलों में से कौन सा एक अवसादी सेल का उदाहरण है? अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री सेल जिसमें धूल मिट्टी आदि कण दबाव बना के उसको शैल बना देते हैं। तो साथियों पहला ऑप्शन स्लेट, दूसरा संगमरमर, तीसरा है शैल। ये साथियों शैल नहीं ये शेल होना चाहिए, शेल। और डी ऑप्शन है आपका ग्रेनाइट। तो साथियों 92 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सी, शेल। चलिए अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 93वां आपसे पूछ रहा है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। साथियों पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर की ओर होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 94 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश यानी कि जो इंग्लिश में भ्रंश को बोलते हैं फॉल्ट, जब दो दो चट्टानें आपस में एक दूसरे के से टकरा कर या अन्य कारणों से खिसक जाती हैं तो उसे बोलते हैं फॉल्ट। तो साथियों जो 94 में आपका नतिलंब घाटी है, ऑप्शन नंबर बी, नतिलम घाटी यानी कि रिफ्ट वैली, ये साथियों भ्रंश का उदाहरण है। बाकी आपके भ्रंश के उदाहरण नहीं है। जो आपका समनपति है यानी कि सिंक्लाइन है, ये एक फोल्ड होता है। हॉकबैक जो होता है ये चट्टानों के इरोजन से बनता है। ठीक है, तो चलिए 94 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, नतिलम घाटी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 95 नंबर पे आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल यानी कि ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो साथियों इसका सही उत्तर है सी, गोबी। गोबी का मरुस्थल जो है वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। अगला प्रश्न साथियों 96 नंबर पे, तापक्रम विलोमता का अर्थ है। तापक्रम विलोमता यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर कम होता है। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ठंडा होगा। बिहार में बहुत गर्मी होगी, यूपी में बहुत गर्मी होगी, तो दार्जिलिंग में
और गंगटोक में बहुत ठंडी होगी। लेकिन जब तापक्रम विलोमता होती है तो साथियों तापक्रम विलोमता तब होती है जब बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम भी बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं तापक्रम विलोमता। ये एक वायुमंडलीय घटना है। इसमें होता क्या है कि ठंडी हवा की परत जो है वो गर्म हवा की परत के ऊपर होती है। इस ये ऐसी स्थिति जो आपकी है वो शांत और साफ रातों में हो सकती है जब पृथ्वी तेजी से ठंडी होती है और उसके पास की हवा ठंडी हो जाती है, जिससे प्रदूषण और अन्य वायुमंडलीय कण नीचे फंस जाते हैं तो नीचे गर्मी रहती है, और जैसे ही आप उनके ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपको ठंडी मिल जाएगी। चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 97 नंबर पे, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो साथियों ये है आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये रिहंद परियोजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है 98 नंबर पर साथियों, सिपकीला पर प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। साथियों सिपकीला जो प्रसिद्ध दर्रा है वो आपका है हिमाचल प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 99 नंबर पर कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? तो साथियों सामाजिक अध्ययन का जो अध्यापक है उसे विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो कठिन या ऐसी चीजें जो बच्चों को जनरली नहीं पता होती हैं, उनके पास परिवेश में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, वो भी बच्चों को समझ में आ जाए। ये तभी होगा जब उनकी शिक्षण विधि अच्छी होगी। चलिए अब 100वां सवाल है साथियों, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है? कैलेंडर, फ्लैश कार्ड, बैरोमीटर, मानचित्र। साथियों इसमें सोचना भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मानचित्र। इन चारों में से ही सही हो सकता है कि मानचित्र होगा, तभी भूगोल अच्छे से पढ़ा पाओगे, नहीं तो हवा में उड़ते रह जाएंगे बच्चे। चलिए अब अगला प्रश्न है 101 नंबर पर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो हम सबको पता है साथियों भाग 3 हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए साथियों अब आगे हमारा 102 नंबर का सवाल, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? 73वां संशोधन किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 103 नंबर पे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 104 नंबर पे, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में आता है? तो साथियों ये समवर्ती सूची में आता है। 3 सूचियां होती है हमारे पास, राज्य संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय जिसपे सिर्फ और सिर्फ संसद का कानून सबसे ऊपर होगा। राज्य सूची जिसमें राज्य का अधिकार है कानून बनाने का, संसद का कानून जरूरी नहीं है कि मान्य हो, राज्य मान ले तो बात अलग है। और एक समवर्ती सूची जिसमें राज्य और कानून, राज्य और केंद्र दोनों नियम बनाएंगे, और अगर दोनों नियम हैं तो केंद्र का संघ का नियम, संघ का रूल माना जाएगा, राज्य का सबॉर्डिनेट हो जाता है। ठीक, बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 105वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? निदेशक सिद्धांत यानी कि आपके डीपीएसपी की बात हो रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। तो साथियों इसमें जो आपका आर्टिकल 48 है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित है, तो वो विदेश नीति से संबंधित नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन आपका गलत। 49वां जो आपका है आर्टिकल 49, ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो ये भी विदेश नीति का हिस्सा डायरेक्टली नहीं हो सकता। जो आपका सी ऑप्शन है आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 आपका है ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का अलगाव, ये दिखाता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। ये है आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 जो है आपका वो संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से, तो आर्टिकल 51 जो है आपका वो सीधे तौर पर विदेश नीति से संबंधित हो सकता है। इसलिए 105वें का सही उत्तर होगा आपका डी, आर्टिकल अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 106 नंबर पर आपसे पूछ रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो साथियों सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका आज़ादी के तुरंत बाद कुछ सालों बाद शुरू हो गया था, सन 1952 में।
तो 106 का सही उत्तर हो जाएगा ए, 1952। साथियों 107वां क्वेश्चन है आपका, भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में। साथियों ये सारे के सारे जो कोर्ट केस हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में। लेकिन जो बुनियादी ढांचे से संबंधित है वो है केशवानंद भारती का मामला। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें इतनी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन की थी कि संविधान की इतनी विस्तृत व्याख्या इसके पहले और इसके बाद आज तक नहीं की गई है। चलिए अब बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है 108 नंबर पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? भारत किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है वो किसी विधेयक को अपने पास लेके रख लेगा कि भैया हम इस पर राष्ट्रपति की परमिशन लेंगे तभी बताएंगे, उसका कोई समय निर्धारण जनरली नहीं होता है। तो 108 का जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 200। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल को ये शक्ति है कि वो विधेयक को अपने पास रख सकता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 109वां, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। साथियों अभी हाल ही में हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है, सीपी राधाकृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं। साथियों जब तक आप यूपी टेट की परीक्षा देंगे अगले साल जनवरी में, तब तक ये आपका करंट अफेयर की जगह आपके सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में आ जाएगा। 6 महीने पुराना हो जाएगा, ये 4 महीने 5-6 महीने पुराना हो जाएगा। तो ये सवाल भी आपके क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है, तो इसको भी जरूर पढ़ के जाएंगे। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो होता है वो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो 109 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अब साथियों अगला प्रश्न है 110 नंबर पे, कौन सा देश दक्षेस यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? साथियों इनमें से जो जापान है वो सार्क का सदस्य नहीं है, बाकी सारे के सारे सार्क के सदस्य हैं। सार्क में सब साथियों आपके इंडिया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 111वां प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? साथियों राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं आनंद के कुमारास्वामी। इनके नाम की जो स्पेलिंग है कुमारास्वामी की वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली कुमारास्वामी के से शुरू होगा, KUMA से, लेकिन आनंद के कुमारास्वामी में कुमारास्वामी की स्पेलिंग COO से शुरू होती है। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि हमारे मेमोरी का मैप बहुत अच्छा बनाते हैं। इसके बाद मान लिया कि एग्ज़ाम में ये पेपर आया तो आपको खट से याद आ जाएगा COO, वहाँ से आप इसका आंसर लगा पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी हिट कर जाती हैं, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। चलिए अब है अगला प्रश्न 112, लोक कला का संबंध है। साथियों हम सब जानते हैं लोक कला हमेशा क्षेत्रीय कला से उसका संबंध होता है। चलिए अगला प्रश्न है 113 नंबर पे, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। तो साथियों ज्यामितीय डिजाइन वो होती है जो ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन होती है, स्क्वायर, ट्राइंगल, वृत्त, सर्किल से, आयत से, त्रिभुज से, चतुर्भुज से, इन सारी चीज़ों से जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको जियोमेट्रिक डिज़ाइन बोलते हैं, ज्यामितीय डिज़ाइन कहते हैं। तो 113 का सही उत्तर हो जाएगा बी, ज्यामितीय आकारों से बने डिज़ाइन को हम ज्यामितीय डिज़ाइन कहते हैं। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 114 नंबर पे, एपड़ का संबंध किस राज्य से है? साथियों एपड़ एक लोक कला है, एपड़ एक लोक कला है, ये लोक कला है उत्तराखंड की। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो साथियों हिंदुस्तानी संगीत में जो श्रुतियों की संख्या मानी गई है वो है 22। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 116 आपसे पूछ रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत मिलाकर कुल कितने स्वर होते हैं? तो 7 स्वर तो शुद्ध होते हैं आपके, 5 और आपके होते हैं जो विकृत होते हैं। तो आपके कुल स्वर हो जाएंगे 116 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा 12। कुल स्वर आपके हो जाएंगे 12, 7 आपके शुद्ध हैं, 5 आपके विकृत हैं। 117वां सवाल है, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो साथियों चार ताल का प्रयोग ध्रुपद के साथ किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 118वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन तबला वादक नहीं है?
पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, रामदास शर्मा, अहमद जान थिरकवा। तो साथियों जो पंडित रामदास शर्मा हैं ये पखावज यानी कि मृदंग के वादक हैं, तबले के नहीं। इसलिए 118 का सही उत्तर हो जाएगा सी, रामदास शर्मा। साथियों 119वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए। जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, 119वां प्रश्न है प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे। तो साथियों प्रथम राष्ट्रीय खेल इस प्रश्न में बी, बॉम्बे सही होगा। मुंबई में सबसे पहले आयोजित हुए थे। लेकिन साथियों ये खेल जो थे ये पहले भारतीय ओलंपिक खेलों के नाम से होते थे। ये सन 1924 से ही शुरू हुए थे। 1940 में इसका नाम बदल के भारतीय नाम बदल के खेल कर दिया गया था। खेल हो गया अपने साथ ही। चलो कोई बात नहीं, इसमें ठीक है, फिर से क्रॉप हो जाएगा, यहाँ से क्रॉप हो जाएगा है? तो चलो फिर से, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे। साथियों प्रथम राष्ट्रीय खेल जो थे वो 1940 में मुंबई में, बॉम्बे तब उसका नाम बॉम्बे था, आज उसका नाम मुंबई है, में आयोजित हुए थे। साथियों जो राष्ट्रीय खेल थे ये आपके 1924 से चल रहे थे। तब इनका नाम जो था वो भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। 1924 में लाहौर से शुरू हुए थे। सन 1940 में क्या हुआ था कि जो इसका 9वां संस्करण था भारतीय ओलंपिक खेलों का, भारतीय ओलंपिक संघ ने उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कह दिया, उसका नाम राष्ट्रीय खेल कर दिया था। इसलिए प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था, मुंबई में। और ये राष्ट्रीय खेल इसके पहले ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता था, जो 1924 में लाहौर से शुरू हुए थे। चलिए अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 120 नंबर पे, आज भारत को गीता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था। साथियों यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। चलते साथियों 121वें नंबर पर। 121वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे उनका जन्मदिन भी है 29 अगस्त को। चलिए अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 122 नंबर पे, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है। तो साथियों जो भारतीय षट दर्शन है उसमें से एक दर्शन है योग दर्शन, इसके लेखक थे, इसको प्रतिपादक थे महर्षि पतंजलि। तो 122 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि पतंजलि। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 123 नंबर पर है कि जाइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है। जाइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है। तो साथियों जाइन हमको मिलता है मक्का में, धान से हमको मिलता है ग्लूटेलिन, सोयाबीन से हमको ग्लाइसिनिन या कॉर्न ग्लाइसिनिन मिलता है, ओट से हमको ग्लोबुलिन या एवेनालिन मिलता है, और मक्के से हमको जाइन मिलता है। तो 123 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मक्का। 124वां है साथियों, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है। कौन सी ऐसी नस्ल है जिसको दोहरे काम में लिया जाता है। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, थार पारकर। इसका साथियों जो बेसिक काम है दूध का वो काम तो है ही, साथ ही साथ साथियों ये माल ढोने के या बल वाले काम के, जिस कामों के लिए हम बैल का प्रयोग करते थे उन सब कामों में हम थार पाकर गाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब साथियों अगला प्रश्न है 125 नंबर पर कि भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो साथियों प्लानिंग कमीशन ने मिट्टी के टाइप के हिसाब से, रेनफॉल बारिश के हिसाब से जो भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों 15 सी नंबर पर। चलिए 126वां क्वेश्चन है, केंद्रिक बीज की संतति है। तो साथियों केंद्रिक बीज की संतति होता है प्रजनक बीज, न्यूक्लियस सीड्स का जो इसके आगे की जो प्रोसेस है, न्यूक्लियस सीड से हमें मिल जाते हैं प्रजनक बीज। चलिए अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 127 नंबर पे आपसे पूछ रहा है कि केंद्रीय औषधि एवं सगंध, सगंध नहीं ये सुगंध होगा, सुगंध पौधा संस्थान स्थित है। ये स्थित है साथियों डी, लखनऊ में। तो 127वें का करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ।
128 नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। साथियों, मार्मलेड बनता है माल्टा से। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 129 नंबर पे आपसे पूछ रहा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो साथियों 129वें का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मैसूर में। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 130 नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो साथियों जेली बनाने के लिए पेक्टिन का उपयोग होता है। तो 130वें का सही उत्तर हो जाएगा बी, पेक्टिन। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 131वें नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि केसर प्राप्त किया जाता है। तो साथियों केसर हमको पुष्पवर्तिकाग्र से मिलता है। ये क्रोकस सैटिवस एक नाम के फूल के वर्तिकाग्र से हमको मिलता है। तो 131वें का सही उत्तर हो जाएगा सी, पुष्पवर्तिकाग्र से। अब साथियों 132 नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो मानव शरीर में साथियों 12 जोड़ी पसलियां यानी कि कुल 24 पसलियां होती हैं। तो 132 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 24। अब साथियों 133वें नंबर का सवाल है, टीएबी का टीका किस रोग से बचाता है? टीएबी यानी कि टाइफाइड, पैराटाइफाइड एबी टीका किस रोग से बचाता है? तो साथियों ये हमको बचाता है मियादी बुखार से। 133वें का सही उत्तर हो जाएगा सी, मियादी बुखार। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 134वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों हम सबको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून 21 जून को। साथियों इसके लिए बस एक लाइन इसमें और जोड़ दूं कि ये 11 दिसंबर 2014 को यूएन ने घोषणा की थी कि आज की 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। चलिए अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 135वें नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि किन वस्त्रों में गोंद की कलफ का उपयोग होता है? तो साथियों कलफ लगता है सूती वस्त्रों में। तो 135 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 136वां सवाल सवाल है आपका कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक महर्षि पाणिनि हैं, हम सबको पता है ये। 137वां सवाल है साथियों आपका कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो साथियों द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, वैशाली में। तो 137 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, काला शोक। चलिए अब बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 138वें नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। साथियों अकबर आपको चार ऑप्शन दिए हैं किस जगह पे कराया था। तो उसने इबादत खाने का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाने का निर्माण उसने कराया था कि जहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग आपस में एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा कर सकें। अब साथियों 139 नंबर का सवाल है कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष में हुई थी? साथियों आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। इसको रट लीजिए, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, दयानंद सरस्वती ने की थी। इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? 140वें नंबर पे आपसे पूछ रहा है कि इन चारों लोगों में से किसका संबंध काकोरी कांड से नहीं था। तो साथियों सूर्या सेन का संबंध काकोरी कांड से नहीं था। ये चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित थे। इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी थी, अभिषेक बच्चन उसमें थे, खेले हम जी जान से। चलिए बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है 141 नंबर पर, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही धर्म की स्थापना साथियों अकबर ने की थी। तो 141 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अकबर। 142वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है साथियों कि ह्वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों ह्वेन सॉन्ग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 143वें नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? तो साथियों कलंदर बाबर को कहा जाता था। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 144 नंबर पे आपसे पूछ रहा है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? साथियों बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। तो 144वें का सही उत्तर होगा ए, कर्जन।
145वें नंबर पे साथियों आपसे पूछ रहा है कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। तो साथियों कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के बहुत एक बड़े नेता थे। ये जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर यानी कि आपका बिहार में जो है उस राज्य के ये जमींदार थे। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों 146वें प्रश्न की तरफ। 146वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा सहायक सामग्री महाद्वीपों में आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो साथियों राजनीतिक मानचित्र, दूसरा ऑप्शन है विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, ग्लोब या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों सी ग्लोब आपका सबसे उपयुक्त है क्योंकि इस पे अक्षांश और देशांतर भी बने होते हैं। आप इसमें एरिया भी उनका आकार भी बता सकते हैं, उन महाद्वीपों का एरिया भी बता सकते हैं, दो महाद्वीपों की दूरी कितनी ये भी ग्लोब के सहारे हम आसानी से बता सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं 147वें नंबर के प्रश्न की तरफ। 147वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है। साथियों भूगोल शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है भ्रमण विधि। आँख के सामने बच्चों को दिखेगा तो वो जल्दी समझेंगे, नहीं तो कहानी में भूगोल नहीं समझ में आने वाली। चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 148 नंबर पे मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो साथियों मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा यानी कि जो हर जगह मान्य हो, हर जगह के लोगों को समझ में आए, वो भाषा सिर्फ और सिर्फ सिंबल से बन सकती है। सिंबल ही ऐसे होंगे जो यूनिवर्सली कांस्टेंट होंगे, हर जगह एक ही सिंबल का प्रयोग किया जा सकता है। भाषा अलग अलग हो सकती है लेकिन सिंबल हर जगह एक किए जा सकते हैं। इसलिए 148 का सही उत्तर हो जाएगा बी रूढ़ चिन्हों से। अगर हम रूढ़ चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो हर जगह एक ही मैप चला सकते हैं। चलिए अब बढ़ते साथियों 149वें प्रश्न की तरफ। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो साथियों यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिम नदी के द्वारा। इसलिए 149 का सही उत्तर हो जाएगा ए हिम नदी के द्वारा। आखिरी प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है, बचपन से आपको पता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तो इसी के साथ साथियों हमारे 150 प्रश्न पूरे हुए। उम्मीद है कि आप हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक आए होंगे, अपनी तैयारी की आपने जांच की होगी, आपको आइडिया लग गया होगा कि किस जगह पे किस पार्ट में आपको और पढ़ने की ज़रूरत है या कहाँ पे आपको और समझने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर को देखने के लिए, उसको हमारे साथ सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। हमारे चैनल का नाम है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी में जुटे रहिए। परीक्षा आपकी जनवरी में होगी, उसकी तैयारी करना आज से शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो।